क्या लिखा, चलो देखता साहब. A 45-year-old chronic alcoholic male presents to emergency department with complaints of progressive weakness, memory disturbance, and difficulty in walking for past 1 month. For past 1 month, his relative क्या क्या किसी ने कुछ बोला? His relatives report that he has become increasingly disoriented and confused, often forgetting recent events. They also note that he has episodes of unsteady gait and frequent falls. On physical examination, the patient is disoriented to time and place. His gait is broad-based and unsteady. Neurological examination reveals bilateral horizontal nystagmus, weakness in both lower limbs, and absent ankle reflexes. Absent ankle reflexes. Lab investigations revealed hemoglobin कितना है बेटा? नॉर्मल कितना होता है? कितना? 13 to 14 कौन बोल रहा है भाई? हाँ? 14 to कितना? 18. 14 to 18 कौन सी किताब में पढ़ा बेटा? ये भी गलत है, रुक जा. कौन सी किताब में पढ़ा बेटा? 14 to 18 कौन सी किताब में पढ़ा बेटा? बुक का नाम बताओ मुझे. नहीं, अब तो बुक का नाम बताओ, कौन सी किताब है, क्या ऑथर है? 14 to 18 तो मैंने किसी में नहीं पढ़ा, जितना मुझे याद पड़ता है. कितना? 12 to 16 ब्रॉड रेंज होती है बेटा. In males it is 14 to 16 gram per dl, and in females it is 13 to 15 gram per dl. 18 कहाँ पढ़ लिया? फर्स्ट ईयर पूरा निकालने के बाद, हंस रहा है, मैं तुझे सीरियसली बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर पूरा निकालने के बाद अगर तुझे हीमोग्लोबिन की वैल्यू नहीं पता ना, फाइनल में एग्जामिनर तुझे ऑन स्पॉट 0 देके जाएगा. तुझे अगर ये एंकल रिफ्लेक्स नहीं आते होंगे ना, he'll give you a excuse, वो तुम्हें माफ कर देगा. एंकल रिफ्लेक्स नहीं आते, ठीक है, सीख जाएगा टाइम के साथ. पर तुझे अगर हीमोग्लोबिन की वैल्यू नहीं पता ना, फर्स्ट ईयर पूरा पढ़ने के बाद, बिलीव मी, he'll straight away give a 0. फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे. हम कहेंगे सर, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना, सर हमारा लड़का है, रिजल्ट खराब कर दो. हमारे मुंह पे कहेगा मैं नहीं साइन करूंगा, इसे हीमोग्लोबिन की वैल्यू नहीं पता कितनी होती है. आप इसे सेकंड ईयर में प्रमोट कर रहे हैं, सोच ले. देन ब्लड ग्लूकोज, अगर बेटा कुछ नहीं लिखा, कंसिडर इट फास्टिंग. कंसिडर इट फास्टिंग. कितना है देखो, 92 mg per dl बेटा. नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 70 to 110. 70 to 110 which is as per WHO criteria. ठीक है, अभी रिसेंटली दोबारा रिवाइज हुआ, इट इज 60 to 100 as per ADA criteria. American डायबिटिक नहीं बेटा, डायबिटीज. अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, डायबिटिक नहीं बेटा, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन. सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कितना है? नॉर्मल है. लिवर फंक्शन टेस्ट बेटा, AST और ALT, इनकी नॉर्मल वैल्यू नहीं दी है. ALT इज नॉर्मल, AST इज स्लाइटली एलिवेटेड, बिल्कुल बॉर्डर लाइन, लेकिन इसे भी हम नॉर्मल कंसिडर कर लेंगे. एंड सीरम B12 इज 400 पिकोग्राम पर ml which is also normal. क्या डायग्नोसिस निकलता है बेटा? ये यस, वेरी गुड. किसका डेफिशिएंसी है बेटा? कौन से विटामिन का? विटामिन त्रिपाठी. एक मिनट, हाँ जी, रेड शर्ट, कौन सा उसका बेटा? विटामिन की डेफिशिएंसी. किसी को समाज सेवा नहीं करनी है, ठीक है? नो सोशल सर्विस प्लीज. किसकी डेफिशिएंसी है बेटा? 2 बार एग्जाम में आ चुका है, एक पूरा लेक्चर मैंने इस पे लिया था, पूरा लेक्चर. किसकी डेफिशिएंसी है बोलो? ये देखो ना सिम्टम, क्रॉनिक एल्कोहलिक, ठीक, प्रोग्रेसिव वीकनेस, मेमोरी डिस्टर्बेंस एंड डिफिकल्टी इन वॉकिंग. बोलो,
हाँ nystagmus, ठीक है। चना मुरमुरा खाने आते हो यहाँ पे है? क्या करना है? तो पढ़ने आते हो ना। अच्छा बेटा बताओ क्या है ये, किसकी डेफिशिएंसी है? B1। सबको पता है तुमको छोड़ के, मेजॉरिटी ऑफ द क्लास नोस, मेजॉरिटी। इट इज विटामिन B1 डेफिशिएंसी। किसका? B1। आयुष बेटा B1 का नाम क्या होता है? थायमिन। यस, थायमिन। और एक्टिव फॉर्म क्या होती है बेटा इसकी? TPP, थायमिन पायरोफॉस्फेट, ठीक है। और इसने एग्जैक्ट आंसर दिया था लड़की ने। द एग्जैक्ट आंसर इज वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी। वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी या वर्निकेज-कोरसकॉफ सिंड्रोम कहेंगे, दैट इज आल्सो करेक्ट, that is also correct, but if you will mark Wernicke's encephalopathy, that is more precise। नंबर आपको दोनों पे मिल जाएंगे। देखो, what is the most likely diagnosis of this patient? Answer: the most likely diagnosis is Wernicke's encephalopathy due to vitamin B1, which is thiamine, deficiency, commonly seen in chronic alcoholics. It is commonly seen in chronic alcoholics. Why it is seen mostly in chronic alcoholics, beta? It inhibits B1. हाँ, it inhibits or it retards B1 absorption from intestine. Vitamin B1 जो बेटा डाइट से हमें मिल रहा होता है ना, उसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से स्लो डाउन कर देता है। और बहुत सीवियर केसेस में क्या होता है, उसका अपटेक ही नहीं होता, इसीलिए शरीर में B1 की कमी होती जाती है। मैंने आपको बताया था फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो होते हैं वो बेटा बॉडी में स्टोर होते रहते हैं। अगर आप ज्यादा ले लेंगे ना, ज्यादा ले लेंगे जरूरत से ज्यादा, तो बेटा जितना एक्सेस है वो बॉडी में स्टोर हो जाएगा। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स का क्या होता है बेटा, ये स्टोर नहीं होते बॉडी में। जितना एक्सेस होगा ना, दे ऑल वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। इसीलिए फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो होते हैं ना बेटा, उनके टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आते हैं। कौन से आते हैं? ज्यादा ले लोगे ना तो बॉडी में ज्यादा स्टोर हो जाएंगे, दे एक्ट एज टॉक्सिन्स, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आते हैं। और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो होते हैं बेटा, इनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स आते हैं। ज्यादा क्या आते हैं? डेफिशिएंसी सिम्टम्स। क्यों? क्योंकि बेटा ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तो दे आर कंटिन्यूअसली रिमूव्ड, जितना एक्सेस लेते जाएंगे। और जिस दिन आपने मान लो कम ले लिया, उस दिन डेफिशिएंसी हो गई, उस दिन सिम्टम आना कुछ दिनों बाद शुरू हो जाएगा। Then, what is the classic triad of Wernicke's encephalopathy? Classic triad of Wernicke's encephalopathy consists of ophthalmoplegia और nystagmus। Nystagmus मैंने उस दिन भी एक्सप्लेन किया था बेटा। जैसे मान लो ये किसी गाड़ी की या किसी उसकी विंडो है, किसी मूविंग व्हीकल, ये बहुत तेज जा रहा है, ये वाली, ठीक। आप विंडो से बाहर देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं आराम से, कंटिन्यूअसली। जब आप किसी स्टेडी चीज पे आएंगे एकदम से, तो जो आपका लेंस होता है बेटा, ऐसे से वाइब्रेट करता है, जो कि नहीं करना चाहिए। इट शुड बी स्टेबल, लेकिन ऐसा सब वाइब्रेट करता है। ऑप्टिक डिस्क होती है ना बेटा, उसका एग्जामिनेशन उसमें होगा फिजियोलॉजी में, फिजिकल एग्जामिनेशन की लैब में। उसमें पूछेगा कि कैसे निस्टैग्मस आपका डायग्नोस हो सकता है, तो जो आपके वहां पे प्रोफेसर होंगे बताएंगे कि हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो निस्टैग्मिज्म ये होता है बेटा, वाइब्रेट करता है, बहुत हल्के हल्के वाइब्रेट करता है। आपको पता चलता है लेकिन वो दिखता नहीं है आंख से, नेकेड आई से नहीं दिखता, लेकिन वो पता चलता है कि वो चीज हिल रही है, ऐसे आपकी विजन ऐसे हिलती है। ओके, दैट इज निस्टैग्मस, फिर एटेक्सिया, the patient has broad based unsteady gait, जैसे दारू जो पीते उनको देखना कैसे चलता है, ऐसे नहीं, बिकॉज बेटा उनके वाइटल सेंटर्स डिप्रेस हो जाता है, डैमेज हो जाता है। दैट्स व्हाई मैं बताऊंगा अभी आगे कैसे इन डिटेल। These are all classic symptoms of दानिश भाई, ठीक है। Confusion. The patient is disoriented to time and place. What is the underlying pathophysiology of this condition?
ये देखो, थायमिन B1 इज एसेंशियल फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। किसका मेटाबॉलिज्म? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। एंड एक्ट्स एज कोफैक्टर फॉर एंजाइम्स लाइक पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेस एंड ट्रांस कीटोलेज एंड ट्रांस कीटोलेज। बेटा ये कहां होता है? व्हाट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस? ग्लाइकोलाइसिस में नहीं होता ना, पीसीए में भी नहीं होता, ये पढ़ रहे हो तुम? इट इज नाइदर इन ग्लाइकोलाइसिस नॉर इन टीसीए। वेयर इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस? क्या? कहां पे? वेयर इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स? अरे बेटा, इट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीए। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? पायरुवेट। क्या होता है? पायरुवेट कितना कार्बन होता है बेटा? 3 कार्बन। ठीक, दिस कॉम्प्लेक्स ना, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट्स पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम में, टू एसिटाइल कोएंजाइम में। कितने कार्बन होता है एसिटाइल कोएंजाइम में? 3 नहीं होते बेटा, 2 होता है, 2। तो इट इज अ लिंकिंग पाथवे और गेटवे पाथवे बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीए साइकिल। अब बेटा जब एसिटाइल कोएंजाइम में बन गया तो वो कहां जाएगा? टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल का पहला स्टेप में ही बेटा एसिटाइल कोएंजाइम आपका कंज्यूम होता है, याद रखना। पहले स्टेप में पीछे से क्या आ रहा होता है? ऑक्सैलो एसीटेट, और साथ में क्या कंडेंस होता है? एसिटाइल कोएंजाइम। साथ में क्या जुड़ता है बेटा? एसिटाइल कोएंजाइम। फिर आगे जाके फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है? सिट्रिक एसिड। क्या बनता है? सिट्रिक एसिड। तो अब अगर B1 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, किसकी डेफिशिएंसी? B1 एलियस थायमिन। थायमिन, ठीक है। तो बेटा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? पीडीएच कॉम्प्लेक्स नहीं चलेगा, यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम में कम बनेगा। एसिटाइल कोएंजाइम में कम बनेगा। इसका मतलब क्या होगा बेटा? टीसीए साइकिल भी स्लोली चलेगी, या हो सकता है कई सेल्स में चले ही ना, हो सकता है कई सेल्स में चले ही ना। फिर बेटा अगला देखो, अगला एंजाइम कौन सा है? अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। कहां होता है ये? टीसीए साइकिल। कहां होता है? टीसीए साइकिल। तो बेटा दूसरी ब्लॉकेज आ गई टीसीए साइकिल में, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। उसको भी टीपीपी चाहिए बेटा, थायमीन पायरोफॉस्फेट। और तीसरा एंजाइम देखो बेटा कौन सा है? कहां होता है ये? एचएमपी शंट। तो एचएमपी शंट भी नहीं चलेगा आपका, यानी कि राइबोज और डीऑक्सी राइबोज भी नहीं बनेंगे, यानी कि बेटा आपका डीएनए भी हैम्पर होगा, नया डीएनए भी मुश्किल से बनेगा। और क्या होता है बेटा? NADPH। NADPH कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है? फ्री रेडिकल कैप्चर करने में तो होता ही होता है बेटा, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में भी लगता है। कहाँ लगता है? कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। अब बेटा कोलेस्ट्रॉल अगर सिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा? देयर वुड बी critical shortage of steroid hormones, bile salts, new generation of myelin sheath would be stopped. कितना क्रिटिकल है सोचो। थायमीन देखो एक की डेफिशिएंसी कहां से कहां इफेक्ट करती है। आगे देखते हैं। इन डेफिशिएंसी एटीपी प्रोडक्शन इज impaired leading to neuronal damage, particularly in areas with high metabolic demand like mammillary bodies, thalamus and periaqueductal gray matter। ठीक, खुद सोचो, जिस सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, जिस सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, वहां पे नेचुरली थायमीन की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। किसकी रिक्वायरमेंट? थायमीन की भी कम होगी। क्यों? क्योंकि बेटा वहां पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस भी कम चलेगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट भी कम चलेगा। ट्रांसकीटोलेज को छोड़ देता है, उसका मैकेनिज्म अलग होता है, इट इज यूटिलाइज्ड इन सम अदर पाथवे। एचएमपी शंट, उसका काम बेटा एनर्जी जनरेशन नहीं होता एचएमपी शंट का, सीधे सीधे एटीपी मिलती है लेकिन सीधा एनर्जी जनरेशन काम नहीं होता उसका। जिस जगह पे बेटा बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ब्रेन में। कहाँ होती है? ब्रेन में। और ब्रेन में भी अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ, क्लोज टू ब्रेन स्टेम, क्लोज टू ब्रेन स्टेम।
बेटा जहाँ पे आपके वाइटल सेंटर्स होता है, जहाँ पे आपके वाइटल सेंटर्स होता है। एंड व्हेन आई से वाइटल सेंटर्स, व्हाट आर दोज वाइटल सेंटर्स बेटा? जिनसे आपकी हार्ट बीट कंट्रोल होती है, जिनसे आपका डायफ्राम का मूवमेंट होता है, जिनसे आपका ब्रीदिंग रेट कंट्रोल होता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, आपका जीएफआर कंट्रोल होता है। सोचो, अगर वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और थायमीन वहां पे नहीं पहुंच पा रहा जितनी रिक्वायरमेंट है, धीरे धीरे क्या होगा बेटा? दो सेंटर्स विल गेट डैमेज्ड, दो सेंटर्स विल गेट डैमेज्ड। क्यों डैमेज होंगे? क्योंकि बेटा वो जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट उनकी है उतनी उनको नहीं मिल पा रही है, उतना उनको नहीं मिल पा रहा है। द सेल्स विल इवेंचुअली स्टार्व एंड डाई, और धीरे धीरे वो पूरा सेंटर डैमेज होने लग जाएगा। इसीलिए होता है ना, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आता है, ऐसे चलता है वो आदमी। दैट इज वाई ही इज डिसओरिएंटेड, दैट इज वाई ही इज डिसओरिएंटेड फॉर टाइम एंड प्लेस। इसीलिए उसे टाइम और प्लेस का पता नहीं रहता, उसे अपना होश नहीं रहता, इसीलिए। ठीक है, ड्यू टू इन लॉन्ग टर्म एक्सटेंसिव डैमेज डन टू दोज वाइटल सेंटर्स। और वो डैमेज क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि थायमीन की कमी है। किसकी कमी है? थायमीन। और थायमीन की कमी है तो बेटा एनर्जी सेल्स को मिल नहीं पा रही। ठीक है, इसलिए this results in neuronal dysfunction causing confusion, ataxia and ocular abnormalities, ocular abnormalities, जिसका प्राइम एग्जांपल होता है बेटा निस्टैग्मिज्म, ये वाला निस्टैग्मिज्म। ठीक है, ocular abnormalities। ठीक है, अब आगे देखते हैं व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर B1 डेफिशिएंसी। रिस्क फैक्टर क्या होता है बेटा? रिस्क फैक्टर समझते हैं आप लोग? जिसकी वजह से किसी चीज का चांस होने का बढ़ जाता है। ठीक, लाइक क्रॉनिक एल्कोहलिक्स जो होते हैं बेटा, उनको जरूरी नहीं कि वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी है। ठीक है, जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी। इफ यू आर अ क्रॉनिक एल्कोहलिक यू विल सफर फ्रॉम वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी, बट एज कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन योर चांसेस आर वेरी हाई टू हैव वर्निकेज कोरसकॉफ सिंड्रोम। ठीक, चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अ रिस्क फैक्टर। ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं सिगरेट पीते हैं, ठीक, दे स्मोक अ लॉट, लेकिन जरूरी थोड़ी वो लंग कैंसर से मरे, इट इज नॉट कंपल्सरी, बट रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है बेटा। क्रॉनिक एल्कोहलिज्म मोस्ट कॉमन कॉज, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है बेटा B1 डेफिशिएंसी का? क्रॉनिक एल्कोहलिज्म। व्हाई क्रॉनिक एल्कोहलिज्म? बिकॉज इन क्रॉनिक एल्कोहलिज्म द एल्कोहल inhibits uptake of vitamin B1 from intestine, then malnutrition, जाहिर सी बात है खाना नहीं खाओगे तो B1 कहां से मिलेगा? then gastrointestinal surgery, example bariatric surgery। क्या होती है बेटा bariatric surgery? फैट रिमूवल बेटा, जो फैट रिमूवल होता है ना, पतले होने वाली जो सर्जरी होती है, इट इज वेरी डेंजरस, करवाते हैं लोग। देन क्रोनिक इलनेस, एग्जांपल HIV, एड्स एंड कैंसर। देन प्रोलॉन्ग्ड इंट्रावेनस ग्लूकोज विदाउट थायमीन सप्लीमेंटेशन। व्हाई? हु कैन एक्सप्लेन मी दिस लाइन? क्या? नहीं, IV ड्रिप में तुम ग्लूकोज तो दे रहे हो, ठीक, और विदाउट थायमीन दे रहे हो, तो उससे बेटा थायमीन की डेफिशिएंसी कैसे हो जाएगी? नहीं बेटा, जो ग्लूकोज आप IV से एडमिनिस्टर कर रहे हो उसके कंजम्पशन के लिए भी तो बेटा थायमीन कंटिन्यूअसली लगता जा रहा है ना बॉडी में, और आप एडिशनल थायमीन उसे कहीं से दे नहीं रहे हो, तो स्लोली और स्टेडीली क्या होगा बेटा? थायमीन की कमी हो जाएगी बॉडी में। बेशक इनिशियली लेवल नॉर्मल हो, बेशक स्टार्टिंग में लेवल नॉर्मल हो, बाद में क्या होगा? वो लेवल कम होता चला है, क्योंकि बेटा ग्लूकोज तो मेटाबोलाइज होता चला जा रहा है ना, और एडिशनल थायमीन आप कहीं से दे नहीं रहे हो, तभी तो लिखा देख विदाउट थायमीन सप्लीमेंट्स। व्हाट इज द इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर दिस कंडीशन? इंट्रावेनस थायमीन बेटा 500 mg, फिर 2 दिन बाद आपको कितनी देनी है? 250 mg, और 5 डेज के लिए आपको कितना देना है? ओरल थायमीन सप्लीमेंटेशन कितना? 100 mg पर डे। ठीक है, डिपेंड करता है ये कितना सीवियर कंडीशन है, डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ दैट। देन एडमिनिस्टर थायमीन बिफोर ग्लूकोज। रिमेंबर, थायमीन सप्लीमेंटेशन बेटा ग्लूकोज सप्लीमेंटेशन से पहले देना पड़ेगा आपको। हर पेशेंट में नहीं, ये भी याद रखना, कभी हर पेशेंट में आप थायमीन पहले ठोक दें। क्या डायग्नोस हुआ था यहाँ पे बेटा? वर्निकेज कोरसकॉफ सिंड्रोम। कौन सा?
वर्निकेज-कोरसकॉफ सिंड्रोम और वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी, ठीक है, वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी, उसमें देना बेटा ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं कि आपके पास मान लो कोई आरटीए का केस आ गया आप उसी में लगा दे, नहीं नहीं सर मैं तो पहले थायमिन दूंगा, वहां मत करना ये। Then correct electrolyte imbalances, especially magnesium, as it is required for thiamine activation. थायमीन अगर आप सीधा देंगे ना, सीधा आपने आईवी से थायमीन दे दिया बेटा, वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, या हो सकता है इफेक्टिव हो ही ना। क्यों? क्योंकि बेटा वो अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं है। किस में नहीं है? एक्टिव फॉर्म में। व्हाट इज द एक्टिव फॉर्म? थायमीन पायरोफॉस्फेट, टीपीपी। कौन सा? टीपीपी, थायमीन पायरोफॉस्फेट, थायमीन पायरोफॉस्फेट। और बेटा थायमीन को थायमीन पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या लगेगा? ये लगेगा, देखो, मैग्नीशियम। क्या लगेगा? मैग्नीशियम। व्हाट इज रिक्वायर्ड? मैग्नीशियम। तो बेटा थायमीन का सप्लीमेंटेशन देना है, उसी के साथ आपको मैग्नीशियम का सप्लीमेंट देना है, और उसके बाद ड्रिप में ग्लूकोज चढ़ाना है बेटा। अंडरस्टूड? दिस इज हाउ यू विल ट्रीट a patient of Wernicke-Korsakoff syndrome or Wernicke's encephalopathy. Supportive care including hydration and nutrition. ठीक. And what are the potential complication if left untreated? Korsakoff syndrome. देखो, Wernicke-Korsakoff syndrome consists of two parts. First one is Wernicke's encephalopathy. First one is Wernicke's encephalopathy, जो यहाँ पे diagnose हुई है। बेटा if this is left untreated, it continues and progresses into even severe condition which is called Korsakoff syndrome. It is called Korsakoff syndrome, जो यहाँ लिखा हुआ है। Irreversible anterograde amnesia with confabulation. Okay. Then persistent ataxia and neurological deficits, coma and death in severe cases. क्यों कोमा होगा, क्यों डेथ होगी? So there are irreversible damages being done to the brain. There are irreversible damages done to the brain. तो बेटा इवेंचुअली तो आदमी कोमा में जाएगा और उसके बाद आदमी की डेथ हो जाएगी। ठीक? How can this condition be prevented in high risk patient? Routine thiamine supplementation 100 mg per day in chronic alcoholics and patients on prolonged glucose or TPN, total parenteral nutrition. ठीक? Then early recognition and treatment of nutritional deficiency in hospitalized patients. Understood? तो बेटा ट्रीटमेंट प्रोसीजर समझ आया वर्निके-कोरसकॉफ सिंड्रोम का? डायग्नोसिस कैसे? क्या? बढ़ जाना, जो उसके सिम्टम्स है बेटा बढ़ जाना ब्रेन में। देन अर्ली रिकॉग्निशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन हॉस्पिटलाइज्ड। अच्छा ये तो हो गया। ट्रीटमेंट बेटा इसका आपने देखा कैसे होगा? डायग्नोसिस के आपके क्या क्या सिम्टम्स है क्लासिकल, वो याद रखना हमेशा। अनस्टेडी गेट, स्टेडी नहीं, स्टेडी ये होता है बेटा जो मेरा है, जो हम सबका है। अनस्टेडी गेट बेटा अलग होता है। अनस्टेडी गेट ऐसे होता है, उसमें जैसे वी आर कंफर्टेबल विद दिस, ठीक, हम ऐसे पैर पास पास रख के चल सकते हैं। अनस्टेडी गेट में क्या होता है बेटा? वी आर नॉट कंफर्टेबल विद आवर फुटिंग। उसका रीजन क्या होता है पता है बेटा? नर्व्स और नर्व सेल इन द पीएनएस also consume a very high amount of energy. They also require very high amount of energy. And remember in thiamine deficiency जितनी एनर्जी उनको चाहिए वो भी उतना नहीं बना पा रहे हैं, उतना नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए बेटा वहां पे भी डैमेज आ रहा। तो बेटा जब हम पैर रखते हैं ना तो पैर हमें फील नहीं होता, वो पैर हमें फील नहीं होता, तो हम ऐसा बिल्कुल संभल सकते लाइक दिस, क्योंकि बेटा पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी होने लग जाती है इसमें, सिमिलर टू डायबिटीज। जैसे डायबिटीज में हो जाती है ना पेरिफेरल न्यूरोपैथी, वहां पे क्यों होती थी बेटा? वहां पे नर्व सेल्स का या माइलिन शीथ का ग्लाइकोसाइलेशन हो जाता था। यहाँ पे कैसे हो रही है? क्योंकि यहाँ पे बेटा थायमीन की डेफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट केस पढ़िए।
A 25-year-old male present to dermatology clinic with complaints of painful cracks at corners of his mouth, a burning sensation in his tongue, and occasional sore throat for past 3 weeks. For past 3 weeks. He also reports mild fatigue and photophobia. On examination, there are angular fissures at corners of his mouth, a swollen and reddened tongue, and mild seborrheic dermatitis-like lesions on nasolabial folds. बेटा किसका डेफिसिट है ये बंदा? बी, वाई? क्या? Yes, very good. Very good. Very good. These are the two classical symptoms, beta. These are the two classical symptoms for vitamin B2 deficiency. कौन सा? Cracks. Cracks at the यहाँ पे, ठीक? यहाँ पे. Painful cracks. Painful cracks. और इससे भी बेटर सिम्टम क्या होता है बेटा पता है? ग्लॉसाइटिस. कौन सा? ग्लॉसाइटिस. ग्लॉसाइटिस क्या होता है बेटा? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा उसे पैराफ्रेज किया हुआ है. इट इज यूज्ड इन अ डिफरेंट वे. बर्निंग सेंसेशन इन हिज टंग एंड ओकेजनल सोर थ्रोट. कहाँ गया? स्वोलन एंड रेडेंट टंग. ठीक, स्वोलन एंड रेडेंट टंग. दिस इज glossitis. This is glossitis. Remember, if you find anywhere written glossitis, क्या? Glossitis, just close your eyes and tick B2 deficiency. B2 deficiency. इसके आगे कुछ नहीं देखना. Glossitis देख लिया, खत्म. बेटा ये angular fissures होता है ना यहाँ पे, these can be seen in some other conditions also. In some other conditions also. B2 deficiency में होता है, this is the classic. But बेटा glossitis अगर लिखा देख लिया, immediately B2 and proceed to the next question. Okay? What is the other name for B2 बेटा? Riboflavin. And what is the active form of riboflavin? आप दोनों रुकिए जरा, और लोगों को बोलते हैं. हाँ, what is the active form of B2? क्या होती है बेटा? जैसे B1 की एक्टिव फॉर्म क्या थी? थायमीन. हाँ, तो इसकी क्या है? FM. Yes, FMN. Good. फ्लैवो मोनो न्यूक्लियोटाइड. और क्या होता है बेटा? FAD. फ्लैवो एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. और FADH कुछ नहीं होता बेटा. FADH कुछ नहीं होता बेटा. FADH2. FADH कुछ नहीं होता. रिमेंबर, NADH होता. FADH कुछ नहीं होता. FADH2. So these are the active forms of riboflavin. बेटा riboflavin अपने आप में कुछ नहीं करेगा, या इवन थायमीन भी अपने आप में कुछ नहीं करेगा. ऑल दीज हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू देयर एक्टिव फॉर्म. किसमें? एक्टिव फॉर्म. बेटा जब एक्टिव फॉर्म में आएंगे ना, तभी दे आर फंक्शनल. जैसे B3 का क्या होता है बेटा? नायासिन. उसकी भी अपनी एक्टिव फॉर्म होती है. पेंटोथेनिक एसिड की अपनी एक्टिव फॉर्म होती है. पैराडॉक्सिन की अपनी एक्टिव फॉर्म होती है. पैराडॉक्सिन अपने आप में कुछ नहीं करेगा बेटा जब तक वो PLP में कन्वर्ट नहीं होगा. पेंटोथेनिक एसिड अपने आप में कुछ नहीं करेगा until and unless it is converted into coenzyme A. Remember, okay? ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन दिस पेशेंट? बोलिए. राइट, विटामिन B2. Then what is the biochemical function of this deficit vitamin? बोलिए. Yes, absolutely correct. Yes, oxidation reduction reactions, redox reactions कहाँ होती है बेटा? ETS में. कहाँ होती है? ETS में. redox reactions. Good. और बोलो. और बोलो. वो तो redox reactions में आ गया ना. नहीं. What is the common cause of this deficiency?
How would you confirm the diagnosis and what is the appropriate treatment? भूल जाते हो आप सब, याद नहीं रहता आप लोगों को कुछ. मेमोरी बहुत ट्रांजिएंट है आप लोगों की. Which part of the brain converts short-term memory into long-term memory? Do you know? Which part of the brain? There is certain specific part of the brain जो बेटा शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है. यार मेनिंजस क्या होता, पता है मेनिंजस क्या होता है यार? इतना गंदा आंसर की उम्मीद नहीं थी मुझे. एक बात याद करो बेटा, आप लोगों को आप जिस पहले स्कूल में गए होगे उसका नाम आज तक याद होगा, जिसमें मम्मी पापा हाथ पकड़ के लेके गए होंगे, सबको याद होगा. क्यों? इट इज क्लोज टू हाइपोथैलेमस. इट इज हिप्पोकैम्पस. It converts short-term memory to long-term memory. इसके साथ दो तीन चीजें और होती हैं, देख लेना, but majority is done by hippocampus. The most likely deficiency is vitamin B2, riboflavin, which causes ciliitis, glossitis, and seborrheic dermatitis like lesions. Okay? Then riboflavin is precursor of FMN, flavin mononucleotide, and FAD, flavin adenine dinucleotide, which are essential for oxidation reduction reactions in metabolic pathways, particularly in electron transport chain. कितने ATP मिलता है बेटा एक FADH2 से? ये आगे वाली रो जरा शांत रहे, इंक्लूडिंग त्रिपाठी. हाँ, कितने ATP मिलते हैं FADH2 से? 1.5. One more reason बेटा, एग्जामिनर आप पे रहम नहीं करेगा, याद रखना. आप अगर ग्लोसाइटिस डायग्नोस नहीं कर पाएंगे चलेगा, पर बेटा FADH से कितने ATP मिलते हैं एक साल पढ़ने के बाद नहीं पता, वो कहेगा जाओ वापस पढ़ के आओ. आप लोग इतने बेसिक क्वेश्चंस में भी गलती कर रहे हो. करो बेटा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, फंसोगे आप लोग. पढ़ो बेटा पढ़ो, ऐसे काम नहीं चलेगा. ऊपर का पढ़ने से कुछ फायदा नहीं until and unless your basics are not clear बेटा. अगर आपको ये नहीं पता होगा कि FADH से कितने ATP मिलते हैं, तो वो ATP आप पढ़ भी लो, आगे कहीं बन रहे हो, उसका फायदा क्या होगा यूटिलाइज करने का? पहले पता कर लो FADH से कितने, FADH2 से कितने ATP मिलते हैं, फिर वो डेड ATP कहाँ लग रहा है वो बाद में पढ़ना. ऑलवेज prepare your base well, remember. Then common cause include beta deficiency के inadequate dietary intake, example alcoholism or poor nutrition. If the person is suffering from malnutrition, or once again he is chronic alcoholic. तो बेटा शराब से कौन कौन से विटामिन अभी तक आपके ब्लॉक हो रहे हैं? फर्स्ट वन इज B1, सेकंड इज B2, दोनों सो फार. अभी तो आगे और देखना है, अभी तक 2 ब्लॉक हो रहे हैं बेटा अल्कोहल से. देन माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स, एग्जांपल सीलिएक डिजीज. किसने सुना है नाम सीलिएक डिजीज का? सीलिएक डिजीज बेटा किसने नाम सुना? एओर्टासिस का कुछ लेना देना नहीं बेटा. डिस्क्लेमर बेटा, सीलिएक डिजीज हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी से मतलब इन द सेंस इस रीजन में, साउथ एशिया, इतना प्रेविलेंट नहीं है. इट इज नॉट मच प्रेविलेंट. शायद आपको आपकी मेडिकल सर्विस में अगर आप इस रीजन में करेंगे ना, शायद किस्मत बहुत अच्छी रही तो एक केस देखने को मिला पूरी सर्विस में. कोई है बाहर? But in Western countries, especially USA and Canada, it is very prevalent. कौन सा? Celiac disease. What happens? हमारे intestine में बेटा ऐसे माइक्रोविलाई होते हैं.
लाइक दिस. क्यों होता है बेटा? बिकॉज दैट इंक्रीज सरफेस एरिया, दैट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. सीलिएक डिजीज में क्या होता है बेटा? पूरी जमीन ऐसा समतल हो जाती है, एकदम प्लेन. क्या हो जाता है? प्लेन, एकदम फ्लैट ऐसे. जैसे है ना ये, बिल्कुल ऐसा फ्लैट हो, व्हाइट बोर्ड जैसा फ्लैट हो जाता है. अब जब बेटा बिल्कुल फ्लैट हो गया तो क्या है? एब्जॉर्प्शन होगा पर बहुत कम होगा. क्या होगा? बहुत कम होगा. व्हाई? बिकॉज बेटा सरफेस एरिया हैज डिक्रीज्ड, सरफेस एरिया हैज डिक्रीज्ड. अब जब बेटा एब्जॉर्प्शन कम होगा तो खाने के साथ साथ विटामिन्स का भी एब्जॉर्प्शन कम होगा. होगा कि नहीं होगा? तो बेटा B2 का एब्जॉर्प्शन भी उसमें रुक जाएगा. अंडरस्टूड? देन क्रॉनिक डायरिया, increased demand. Example, pregnancy and lactation. If a woman is pregnant or if she is on lactation, then there are certain dietary corrections that has to be done. बेटा प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन में तो डाइट में ज्यादा आपको विटामिन्स देने पड़ेंगे ना. नहीं दोगे तो क्या होगा? डेफिशिएंसी हो जाएगी. ठीक है, कॉमन सेंस. देन ड्रग इंटरैक्शंस. एग्जांपल, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ क्लोरप्रोमेजिन ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स. ठीक, क्या कुछ बोला किसी ने? शायद बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन एंड अ ड्रग? What is the difference between medicine and drug? क्या? ड्रग्स भी तो प्रेस्क्राइब्ड होती हैं यार, क्या बात कर रहा है बेटा? ये दोनों टर्म्स ना सिनोनिमस यूज होते हैं, दोनों टर्म्स. We take medicine for fever also and we take drugs for fever also. क्या होता है दोनों में? फर्क क्या होता है बेटा? अमरता बेटा ये होती है छोटी छोटी चीजें. These are the small things. आप अगर 5 साल में ये नहीं पकड़ के सीख पाओगे बेटा तो लाइफ में बिलीव मी बहुत पीछे रह जाओगे. बेटा मेडिसिन की एडिक्शन नहीं लगती, ड्रग्स की एडिक्शन लगती. रिमेंबर, ओके? और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होता है. दिस इज जस्ट वन. देयर आर 100 मोर डिस्टिंक्शंस यू कैन मेक, बट दिस वन इज द मोस्ट कॉमन एंड इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम सबको पता होता है, बेसिक आइडिया होता है. आपको बेटा पैरासीटामोल की लत नहीं लगेगी. ठीक, इनफैक्ट 2 दिन बाद खाने को दूंगा तो आप गटर में फेंक दोगे, नहीं खानी पैरासीटामोल. लेकिन बेटा मॉर्फिन की लत लग जाएगी. ठीक है, मॉर्फिन की, दोनों ही पेन रिलीवर होता है. रिमेंबर. तो यहां देखता है बेटा ड्रग इंटरैक्शंस. कई बार ऐसा होता है जैसे एक ड्रग आपका एक जगह पे टारगेट टिश्यू पे तो ट्रीटमेंट कर रही है, बट अलॉन्ग विद ट्रीटिंग दैट थिंग देयर आर सर्टेन कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर्स आर रिलीज्ड व्हिच इनहिबिट द अपटेक और इंटरफेयर विद मेटाबॉलिज्म ऑफ सम अदर मेटाबोलाइट. ठीक, ऐसा मान ले किसी ड्रग का कोई बाय प्रोडक्ट बन रहा है, किसी ड्रग का कोई बाय प्रोडक्ट बन रहा है एक्सक्रीट होने के टाइम, और वो इनहिबिट कर दे विटामिन B2 का अपटेक इंटेस्टाइन से. तो जितने टाइम तक बेटा वो ड्रग एडमिनिस्टर रहेगी ना, उतने टाइम तक वो B2 का अब्जॉर्प्शन हो नहीं पाएगा. या हो सकता है जो B2 प्रेजेंट है सेल्स में वो उस ड्रग के साथ कोई कॉम्प्लेक्स बना ले और वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाए, तो बेटा वहां पे भी लॉस होगा. इसीलिए ड्रग्स आर टू बी यूज्ड वेरी केयरफुली एंड विद अ वेरी रैशनल हैंड. ओके, बहुत रैशनली यूज करनी चाहिए ड्रग्स. अच्छा फिजिशियन बेटा जब सिचुएशन उसे पता है कि चलो ये पेशेंट 2 दिन में नहीं 10 दिन में ठीक हो जाएगा, बिना ड्रग्स के हो जाएगा, बिना दवाई के हो जाएगा, वो नहीं लिखता. Until and unless he knows कि चाहे 2 दिन लगे, 20 दिन लगे या 50 दिन लगे, बिना दवाई के ये आदमी ठीक नहीं होगा, वो तभी लिखता है. ठीक है, ये चीज याद रखना. देन डायग्नोसिस कंफर्मेशन. किसका बेटा? B2 की डेफिशिएंसी का डायग्नोसिस कंफर्मेशन. सबसे बढ़िया फिजिकल साइन क्या होता है? बोलो. अगर आपको B2 की डेफिशिएंसी कंफर्म करनी है तो क्या
क्रैक्स यहाँ पे, ठीक, एट द जंक्शन ऑफ दीज लिप्स, ठीक, एंड ग्लोसाइटिस, इवन बेटर इज ग्लोसाइटिस। ये तो बेटा फिजिकल साइन हो गए। फोटोफोबिया तो बेटा उसमें भी हो जाएगा ना, मेलानिन की डेफिशिएंसी में, इन एल्बिनिज्म, ठीक है। हमें सिम्टम वो देना है जो इसी के लिए स्पेसिफिक हो, ठीक है। दूसरा देखो बेटा, मेजरमेंट ऑफ एरिथ्रोसाइट ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एक्टिविटी, a functional assay, and urinary riboflavin excretion test low in deficiency. ये दोनों लैब पैरामीटर है। ओरल राइबोफ्लेविन सप्लीमेंटेशन 5 to 10 mg per day, कितना? 5 to 10 mg per day. Then correction of the underlying cause, correction of the underlying cause। जैसे बेटा अल्कोहल के कंजम्पशन से आपका मान लो डेफिशिएंसी हो रही है, तो उनको कहिए कि कुछ दिन शराब बंद करें, ठीक है। मान लो किसी ड्रग के ट्रीटमेंट से मान लीजिए आपका हो रहा है, यहाँ क्या बोलते, एग्स, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक, एवरीथिंग कैन नॉट बी डिस्प्लेड हियर, अ लॉट ऑफ द थिंग्स हैड टू बी रिकॉल्ड फ्रॉम द मेमोरी, अल्टीमेटली इट इज योर लॉस बेटा, वो पॉइंट्स छूट जाएंगे। दीज आर जस्ट फॉर द रेफरेंस बेटा, कि कोई चीज मतलब मेन पॉइंट्स ये है। पूरा अगर 8-9 केस का मैं पीपीटी बनाऊं एक एक पॉइंट डाल के, तो बेटा 60-70 स्लाइड हो जाएंगी, ना मैं पढ़ा पाऊंगा इतना, ना तुम पढ़ पाओगे, याद रखना। नेक्स्ट केस बेटा, 28-year-old प्रेग्नेंट वुमेन, पढ़ो आप ये लोग केस पढ़ो। Read all these parameters also. Thank you, beta. बोलिए, what is the probable diagnosis? Vitamin A। तुम लोग नहीं सुनते हो जो मैं बोलता हूँ, हाँ? तुम लोग नहीं सुनते हो। मैंने क्या बोला? सुनाई नहीं देता। आप लोगों को करेक्ट आंसर बताओ ना, तो भी आप लोग गलत कर दोगे। आप लोग ऐसे बताओ, मुझे पूरा भरोसा है। मैंने आपको पिछली स्लाइड में क्या बोला था बेटा? ग्लोसाइटिस है, बंद कर दो दिमाग, जैसे बैठे रहते हो क्लास में, बिल्कुल वैसे। मार्क B2 एंड मूव फॉरवर्ड, खत्म। डायरेक्टर साहब, विटामिन B2 कब? अगर ग्लोसाइटिस है तो, ठीक है ना। ये लाइन बेटा इसीलिए ऐड की गई है। कहाँ गया ये रहा? ब्लरी विजन एट नाइट, इसीलिए डाला गया है। जैसे आपको ट्रिप्टोफन वाला केस याद है बेटा, जिसमें आप लोग हार्ट नर्व्स बता रहे थे, बट एक्चुअली इट वाज पेलेग्रा। ये खड्डे जानबूझ के डाले जाते हैं बेटा। और जैसे इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है ना बेटा, टायरोसिनीमिया, PKU या एल्केप्टोन्यूरिया, ये सब के केस बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम बेटा। ये रोज के 10-10 आएंगे, रिमेंबर। और जैसी हमारी लाइफस्टाइल है उसमें बढ़ेंगे ही ये केस। और लाइफस्टाइल इज डिग्रेडिंग डे बाय डे। ये रोज के बेटा 10 केस आएंगे आपके पास, रोज के। और अगर ये केस थोड़ा भी बिगड़ गया तो बेटा इट हैज वेरी सीरियस रिपरकशंस, वेरी सीरियस, रिमेंबर। चलिए, पढ़ा बेटा सबने अच्छे से? चलिए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। The patient is likely suffering from riboflavin deficiency। किसकी डेफिशिएंसी? राइबोफ्लेविन। आपको एक स्लाइड पीछे बताया मैंने,
और कितनी बार, 4-5 बार जोर जोर से रिपीट करके बोला, whenever you see glossitis, vitamin B2. No questions asked. Exacerbated by pregnancy and strict vegetarian diet without dairy intake. अब बेटा वेजिटेरियन डाइट है और डेयरी इंटेक यानी कि मिल्क, चीज, बटर, दीज थिंग्स आर नॉट टेकन बाय दैट प्रेग्नेंट लेडी. तो उससे क्या हो रहा है बेटा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई है थोड़ी सी, स्लाइटली. इससे नाइट विजन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है. Then riboflavin is essential for iron metabolism and its deficiency can lead to impaired hemoglobin synthesis and normocytic normochromic anemia. It is also required for activation of vitamin B6 which is essential for heme synthesis. Which one is vitamin B6? Pyridoxine. Yes, good. Pyridoxine. कौन सा? Pyridoxine. और बेटा एक्टिव फॉर्म क्या होती है इसकी? PLP, pyridoxal phosphate. Pyridoxal phosphate. Pyridoxal phosphate. AL आएगा लास्ट में, ठीक है? Pyridoxal phosphate. This is the active form. अब बेटा हीम सिंथेसिस याद करो, मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया था, बिकॉज इट इज इन अपकमिंग क्लासेस. एक बार और उसे याद करो. हीमोग्लोबिन क्या होता है बेटा? इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज द हीम पार्ट. फर्स्ट वन इज हीम पार्ट एंड द सेकंड इज ग्लोबिन पार्ट. ग्लोबिन क्या है बेटा? ग्लोबिन इज प्रोटीन. ग्लोबिन इज आयुष. क्या बेटा? ग्लोबिन क्या है बेटा? प्रोटीन. प्रोटीन कैसे बनता है? प्रोटीन बेटा बनता है ट्रांसलेशन से. किससे? ट्रांसलेशन से. कहीं से mRNA बन के आएगा, वो ट्रांसलेट होगा, प्रोटीन बन जाएगा. दैट इज द सिंपल प्रोसेस. हीम इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बेटा. उसके बनने का तरीका अलग होता है. तो वो स्टार्ट कहां से होता है? बाय कंडेंसेशन ऑफ ग्लाइसिन एंड सक्सेनाइल कोएंजाइम. कौन सा? सक्सेनाइल कोएंजाइम A फॉर्मिंग डेल्टा ALA. डेल्टा ALA, डेल्टा अमाइनो लेव्युलोनिक एसिड. ठीक है? और बेटा वो डेल्टा ALA बनने के लिए हमें क्या चाहिए? B6 चाहिए. क्या चाहिए? B6 चाहिए. क्या चाहिए? तो अगर बेटा बॉडी में B6 की डेफिशिएंसी होगी तो हीम नहीं बनेगा. क्या नहीं बनेगा? हीम नहीं बनेगा. तो रिजल्ट क्या आएगा? एनीमिया. क्या आएगा? एनीमिया. अब एक स्टेप और पीछे हो बेटा. हीम बनने के लिए हमें B6 चाहिए, ठीक? लेकिन B6 को एक्टिवेट कौन कर रहा है? B6 को एक्टिवेट कौन कर रहा है बेटा? राइबोफ्लेविन. कौन? राइबोफ्लेविन. ये देखो बेटा ऊपर लिखा है, राइबोफ्लेविन इज एसेंशियल फॉर आयरन मेटाबॉलिज्म. It also required for activation of vitamin B6. For activation of vitamin B6 यानी कि जो पायरोडॉक्सिन है, क्या है? पायरोडॉक्सिन, उसे PLP में कन्वर्ट करेगा. किसमें? PLP में. तब जाके बेटा वो डेल्टा ALA बना पाएगा. क्या बना पाएगा? डेल्टा ALA. और तब जाके हीम बनेगा. तब जाके हीमोग्लोबिन बनेगा. और वो तब जाके RBCs में अटैच होगा, वरना नहीं हो पाएगा. Then differential diagnosis. What is differential diagnosis? नहीं, मान लो जैसे एक सिम्टम आपके 2 या 2 से ज्यादा उसमें आते हैं पैथोलॉजीज में, तो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता ना कि ये क्यों है, ये क्यों नहीं है. ठीक? जैसे आपको एल्केप्टोन यूरिया में याद होगा बेटा, जॉइंट्स में पेन हो रहा था. एल्केप्टोन यूरिया में भी, हाँ, उसमें जॉइंट्स में पेन हो रहा था. लेकिन बेटा जॉइंट्स में पेन तो आर्थराइटिस में भी होता है. किसमें होता है? आर्थराइटिस में. तो उसके जॉइंट के पेन में और इसके जॉइंट के पेन में क्या फर्क है? क्यों ये जॉइंट का पेन एल्केप्टोन यूरिया का है या क्यों ये गाउट का या आर्थराइटिस का? तो बेटा उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोलते हैं. ठीक है? क्या क्या ये थोड़ी वेट लिफ्ट करता है. वेट लिफ्टिंग जॉइंट तो बेटा यही होता है. हाँ. और यूरिक एसिड डिपोजिशन भी बेटा इन्हीं में होता है ज्यादा, बिकॉज दीज आर एट अ डिस्टेंस
द ब्लड देयर इज रिलेटिवली कूल, थोड़ा सा ठंडा होता है, रिलेटिवली ठंडा होता है। और जब थोड़ा सा टेम्परेचर ब्लड का गिरता है, यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट्स आउट, यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट्स आउट, बट दैट इज फॉर गाउट क्लास। अभी वापस यहाँ आते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ दिस विटामिन B2। तो देखो बेटा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों नहीं हो सकता? रूल्ड आउट बाय नॉर्मल फेरेटिन, क्योंकि बेटा फेरेटिन का लेवल नॉर्मल है, इसीलिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं, इसलिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं है। देन विटामिन B12 डेफिशिएंसी, क्योंकि बेटा मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया नहीं है और एलिवेटेड MCV नहीं है। व्हाट इज MCV? फोलेट डेफिशिएंसी ऑल्सो प्रेजेंट विद मैक्रोसाइटोसिस। ठीक, सेल्स का साइज क्योंकि बड़ा नहीं है, इसलिए फोलेट की डेफिशिएंसी भी नहीं है। देन डायबिटिक न्यूरोपैथी, अनलाइकली गिवन हर डाइट एंड प्रेगनेंसी। डायबिटिक न्यूरोपैथी नहीं हो सकती, क्योंकि हमको अगर डायबिटिक होती तो प्रायर सिम्टम्स हमको पहले मिले होते, लाइक प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर इन आवर यूरिन, एलिवेटेड HbA1c, कीटोन बॉडीज, बहुत डायबिटीज से बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, तो वो भी हमें कोई सिम्टम नहीं मिला। अब ठीक है बेटा, B2 की कमी का मैनेजमेंट देखते हैं क्या है। राइबोफ्लेविन सप्लीमेंटेशन, क्या? सबसे पहले B1 की डेफिशिएंसी तो किसका सप्लीमेंट दोगे बेटा? B1 का। B2 की कमी है तो किसका दोगे? Then nutritional counseling to include riboflavin rich plant based sources, example mushroom, almonds and fortified cereals. Then monitor anemia and neuropathic symptoms over time. If someone is suffering and going under corrective measures, he or she has to regularly undergo the anemia checkup. जितना भी उसका एनीमिया है बेटा, उसको रेगुलरली हमें चेक करना पड़ेगा, दैट वेदर द कंडीशन इज इंप्रूविंग और डिटीरियरेटिंग। ठीक है, जब करेक्टिव मेजर्स दिए जा रहे हैं, यानी कि B2 का सप्लीमेंट दिया जा रहा है, डाइटरी करेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, इसको फॉलो अप बोलते हैं बेटा। समझ आया? एक चीज याद रखना, ग्लोसाइटिस दोबारा ये गलती मत करना। चलो बेटा, नेक्स्ट केस देखो। A 45-year-old male, known alcoholic, present to outpatient department with complaints of chronic diarrhea, skin lesion or on sun-exposed area, and forgetfulness over last few months. On examination, he has hyperpigmented rough scaly skin over his hands and neck. His tongue appears beefy red and he seems confused during history taking. Oh, ये तो केस थोड़ा कठिन है। बताइए, 1 मिनट सोचिए, टेक 1 minute of time, discuss with your neighbors and then answer. आराम से बेटा, आराम से। आयुष बेटा डिस्कस कर ले। मुझे बहुत शौक है लाल जूते पहनने, बहुत। क्या? यस, गुड। नितिन पढ़ रहा है भाई आजकल, मानना पड़ेगा। नहीं, वाकई में ही इज स्टडिंग। He has given the exact answer. The 3 D's of vitamin B3 deficiency. Vitamin B3 deficiency. ये देखो बेटा, थोड़ा पैराफ्रेज करके लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखो, chronic diarrhea, the first D. ठीक? Then skin lesions on sun exposed area. Dermatitis, the second D. And forgetfulness over the last few months, which is dementia. Which is dementia. The 3 D's of vitamin B3 deficiency. B3 deficiency. Good. चलो बेटा देखते हैं. What is the most likely diagnosis of this patient? As you all have said, it is pellagra due to niacin deficiency. Due to niacin deficiency. Niacin is known as vitamin B3.
But what is the active form of niacin? What is the active form of niacin? बोलो. NAD and NADP and NADP. What is NAD बेटा? अरे full form. अरे NAD में niacin नहीं होता. NAD की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? NAD की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? यस, गुड. निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. ओके, क्या होती है बेटा NAD की फुल फॉर्म? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. NAD and NADP, these are active form for niacin. This is active form for niacin. बेटा niacin अपने में कुछ नहीं करेगा जब तक until and unless it is not activated or converted into its active form or coenzyme form. समझ आई ना बात? ठीक है. What are the characteristic clinical features of pellagra? The classical triad of 3 Ds. Classical triad of 3 Ds. First one is बेटा कौन सा देखो? डायरिया. सेकेंड इज डर्मेटाइटिस. ये देखो फोटोसेंसिटिविटी बेटा यहाँ भी आ रही है. ठीक है. सो फोटोसेंसिटिविटी इज नॉट रिलेटेड टू जस्ट वन थिंग ओनली. एंड थर्ड वन इज डिमेंशिया. थर्ड वन इज डिमेंशिया. A fourth D, death occurs if untreated. ट्रीटमेंट नहीं होगा तो बेटा अल्टीमेटली फोर्थ डी यानी कि डेथ. Now, what are the risk factor for developing pellagra? Chronic alcoholism, most common in developed countries. तो बेटा third casualty. This is the third casualty. बेटा first one was नाम बोलो बेटा. B1 thiamine, riboflavin, and this one is niacin. ओके, तो अभी तक तीसरा विटामिन बेटा ब्लॉक हो रहा है क्रॉनिक एल्कोहलिज्म. ठीक है. देन malnutrition seen in poverty, anorexia and restrictive diets. Then carcinoid syndrome, excess tryptophan conversion to serotonin, reducing niacin availability. ये बेटा पहले भी बताया था आपको ट्रिप्टोफन में, याद है? कार्सिनोइड सिंड्रोम. ट्रिप्टोफन से क्या बनता है बेटा? सीरोटोनिन बनता है. क्या बनता है? सीरोटोनिन बनता है. बॉडी में बेटा मैकेनिज्म सेट होता है, किसको कितनी चीज की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से काम होता है. ठीक. लेट अस से मुझे सीरोटोनिन की रिक्वायरमेंट कम है या इतनी नहीं है, तो हो सकता है सीरोटोनिन का बनना बंद भी हो जाए. बॉडी कैन बियर दैट. लेकिन अगर उस मैकेनिज्म में बेटा चेंज आने लग जाए ड्यू टू सम पैथोलॉजीज लाइक दिस कार्सिनोइड सिंड्रोम, सो व्हाट विल हैपन बेटा? बॉडी में जितना भी ट्रिप्टोफन है ना, जितना भी ट्रिप्टोफन है वो जरूरत से ज्यादा सीरोटोनिन बनाने लग जाएगा. क्या बनाने लग जाएगा? सीरोटोनिन. और रिमेंबर बेटा ट्रिप्टोफन इज अ एसेंशियल अमाइनो एसिड. इट इज अ एसेंशियल अमाइनो एसिड. बेटा वो डाइट में लिमिटेड ही मिलता है ट्रिप्टोफन, याद रखना. इट इज लिमिटेड इन डाइट. इट इज लिमिटेड. तो जितना भी लिमिटेड ट्रिप्टोफन है वो सारे सीरोटोनिन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो जो और जरूरी प्रोडक्ट है बेटा वो कहां से मिलेंगे हमें? वो नहीं मिलेंगे फिर हमें. लाइक नायासिन. जो ट्रिप्टोफन बेटा नायासिन में कन्वर्ट होना चाहिए था ना, उससे भी अब सीरोटोनिन बन रहा है. उससे भी सीरोटोनिन बन रहा है. इसलिए बेटा वहां भी नायासिन की कमी हो गई. ओके. किसमें? कार्सिनोइड सिंड्रोम में. किसमें? कार्सिनोइड सिंड्रोम. दिस इज कार्सिनोइड सिंड्रोम. हार्ट नर्व डिजीज, defective tryptophan absorption in intestine and kidneys. No need to explain, it has been explained in previous classes. Hartnett syndrome में क्या होता है बेटा? अमाइनो एसिड कैरियर होता है ना, या ट्रांसपोर्टर होता है अक्रॉस इंटेस्टाइन, स्पेसिफिकली फॉर ट्रिप्टोफन. दैट इज डिफेक्टिव. तो बेटा जब ट्रांसपोर्टर ही डिफेक्टिव है तो ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा ट्रिप्टोफन? इसका मतलब क्या बेटा? बॉडी में लेवल कम है ट्रिप्टोफन का. जब लेवल ट्रिप्टोफन का कम है तो उससे जो नायासिन बनेगा बेटा वो भी तो कम ही बनेगा, है ना? इसीलिए पेलेग्रा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. देन प्रोलॉन्ग्ड आइसोनियाजिड थेरेपी depletes pyridoxine needed for niacin synthesis.
आइसोनाइजिड होता है बेटा, ड्रग होती है। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और दुखी हो जाएंगे इससे पढ़ के। फार्मर बहुत बार आती है। ये क्या करता है बेटा? डिप्लीट्स पैराडॉक्सिन नीडेड फॉर नायसिन सिंथेसिस। आइसोनाइजिड बेटा डिप्लीट्स क्या डिप्लीट कर देती है? पैराडॉक्सिन, बिकॉज आइसोनाइजिड मेटाबॉलिज्म समवट रिक्वायर्स पैराडॉक्सिन। अगर बेटा पैराडॉक्सिन के स्टोर्स बॉडी में धीरे धीरे डिप्लीट हो गए तो उससे क्या होगा बेटा? B3 भी बनना बंद हो जाएगा। देयर वुड बी लेस सिंथेसिस ऑफ B3 और niacin because it is required for its synthesis. B6 यानी कि पैराडॉक्सिन के एक्टिवेशन में क्या लग रहा था बेटा? क्या लग रहा था? राइबोफ्लेविन B2। अब सोचो, अगर किसी में राइबोफ्लेविन की कमी है तो उसमें विटामिन B6 एक्टिवेट होगा नहीं होगा, ठीक। और अगर बेटा B6 एक्टिवेट नहीं होगा तो बेटा यहां देखो नायसिन का सिंथेसिस भी तो नहीं हो पाएगा। तो अगर B2 की ही कमी हो जाए तो दैट इज कॉजिंग डेफिशिएंसी ऑफ B6 आल्सो एंड इवन B3 आल्सो, because each and every vitamin uses interlink beta. One activates the other in some way or the other, either directly or through intermediary product. Okay? ये याद रखना बेटा, ये आता है, बहुत आएगा नेक्स्ट ईयर, बहुत आएगा। क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह जब होता है, बाकी चीजें होती है, उसमें आता है, बहुत परेशान करते हैं छोटी छोटी चीजें। Then what is the biochemical basis of niacin deficiency? Niacin is precursor for NAD and NADP, which are essential for cellular respiration and energy metabolism. It is synthesized endogenously from tryptophan, requires B6 as cofactor. बेटा niacin synthesis में कौन cofactor लगता है? It is vitamin B6. Remember, also vitamin B6 is required for heme synthesis. याद रखना दोनों चीजें। अच्छा, एक चीज और देखो बेटा, prolonged isoniazid therapy बेटा depletes पैराडॉक्सिन। तो बेटा इस पेशेंट में एनीमिया होने का चांस ही बढ़ जाता है। किसका? एनीमिया होने का। Why? Because B6 is required for heme synthesis. अगर पैराडॉक्सिन खत्म हो गया तो बेटा हीम सिंथेसिस भी तो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हीम सिंथेसिस, ठीक है। That is why they are even prone to anemia also. Then niacin is precursor for NAD and NADP. It is synthesized endogenously from tryptophan. Deficiency impairs ATP production, leading to symptoms in high energy requiring organs, brain, skin and gut. जाहिर सी बात है बेटा, NADP और NADP, हाँ NADP का यूज क्या होता है बेटा? टू जनरेट एनर्जी। कहाँ पे? ETS में। कहाँ पे? ETS। एक NADP से कितने मिलते हैं हमें? 2.5 ATP। अब सोचो, जिस जगह पे एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, ब्रेन, एलिमेंट्री कैनाल, इवन अदर ऑर्गन्स, एग्जांपल हार्ट, वहां पे अगर NADP की सप्लाई कम हो जाए, किसकी? तो बेटा सेल्यूलर रेस्पिरेशन में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? मान लो पहले हमें 100 ATP चाहिए थी फॉर एग्जांपल पर मिनट, अभी NADP की कमी हमें 70 ही मिल पा रही है, तो वो जो 30 का डेफिसिट हो गया है उससे डैमेज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ओवर द टाइम अगर ये अनट्रीटेड रहा, इट लीड्स टू परमानेंट डैमेजेस। ब्रेन में तो परमानेंट इरिवर्सिबल डैमेजेस हो जाएंगे बेटा। Then how do you confirm diagnosis of niacin deficiency? Answer: clinical features are highly suggestive. तो आपको कोई इतना स्पेसिफिक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं। क्लिनिकल फीचर्स आर हाईली सजेस्टिव। लाइक कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स नायसिन डेफिशिएंसी के? द 3 Ds बेटा, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डायरिया। उसके अलावा मैंने आपको बताया था बेटा, पेलेग्रा के अलावा एक और भी होता है, उसमें सिम्टम होता है दैट कैसल्स नेकलेस बेटा बनता है। बहुत पिगमेंटेड स्किन होती है अराउंड नेक,
तो वो भी बहुत बहुत कार्डिनल सिम्टम होता है B3 की डेफिशिएंसी का। किसका? B3 की डेफिशिएंसी। बाकी आप ये दो टेस्ट लगा सकते हैं बेटा, अगर आपको फिर भी कंफर्मेटरी रिपोर्ट चाहिए कि नहीं मैं तो बिना लैब रिपोर्ट के मानूंगा ही, तो आप ये टेस्ट लगा लें। यूरिनरी एन मिथाइल निकोटिनामाइड NMN लेवल, ठीक, एंड प्लाज्मा नायसिन लेवल, प्लाज्मा नायसिन लेवल। Although physical tests are more than enough in confirmation of niacin deficiency, if you require any confirmatory report, these are the two tests. Then what is the treatment for this condition? सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए बेटा? नाइसिन की डेफिशिएंसी, नाइसिन का सप्लीमेंट दो, गिव सप्लीमेंट फॉर नाइसिन B3. Then correction of underlying cause, example alcohol cessation and dietary improvement. Alcohol is blocking the uptake of niacin. Alcohol is blocking the uptake of niacin. Stop that alcohol. Let it get uptaken by intestine. क्योंकि आप खुद सोचो, if you are even giving supplements of niacin and he is still having a very high dose of alcohol, that thing won't get uptaken. Sahit, आंखें खोल के सुनो बेटा, आंखें खोल के सुनो. Supportive care. Third one is supportive care. Hydration, treatment of diarrhea and neuropsychiatric symptoms. Okay. चलो next case. Please read it carefully. Please read it carefully. Take 2 minutes of time and read it carefully. Tingling of his feet and diarrhea, vomiting, and tingling of feet and vomiting, diarrhea. Diagnosed by vomiting, diarrhea. तो क्या देख के आपने पता लगाया कि पेंटोथेनिक एसिड? Tingling his feet. टिंगलिंग सेंसेशन इन हिज, इससे पता चल गया पेंटोथेनिक एसिड है. ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट. So इसमें numbness and tingling. नहीं, ठीक है, एकदम ठीक है. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा. पढ़ो बेटा एक बार के जोर से पढ़ो. A 30-year-old male present to outpatient department with complaints of persistent fatigue, irritability, numbness and tingling in his feet. He mentioned that he has been experiencing frequent burning sensation in his legs. नितिन बेटा ये भी होता है, tingling in feet तो होता ही होता है. This is more prevalent. ठीक है, burning sensation in his foot, especially at night. On further questioning, he reports a history of highly restrictive diet due to self-imposed weight loss regimen. Laboratory investigation show normal blood counts but revealed mild hypoglycemia and increased excretion of ketone bodies. Increased excretion of ketone bodies. What is the biochemical role? अच्छा, diagnosis है बेटा, as Nitin said, B5 deficiency. Which one? B5 deficiency. Vitamin B5. Other name is? लिखे नहीं बेटा, लिखने के लिए टाइम मिल जाएगा. सुने, अभी सुनोगे बेटा तो एग्जाम में लिख पाओ. ठीक है, अभी नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा. सुन लो उसे अच्छे से. What is the other name for B5 बेटा? Pantothenic acid. Which one? Pantothenic acid. ये देखो, कार्डिनल फीचर क्या होता है बेटा B5 डेफिशिएंसी पता लगाने का? फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंट बर्निंग सेंसेशन इन हिज लेग्स, स्पेशली एट नाइट. बहुत बर्निंग सेंसेशन फील होता है बेटा पैरों में. और दूसरा, नमनेस एंड टिंगलिंग इन हिज फीट. Numbness and tingling sensation in his feet. ये देखो बेटा, B5 pantothenic acid is a crucial component of coenzyme A. कौन सा? Coenzyme A. हर दूसरी साइकिल में आपको coenzyme A मिल जाएगा, हर दूसरी साइकिल. कुछ लोग तो कहते हैं 3/4 में भी बेटा B coenzyme A लगता है.
हर 4 में से 3 साइकिल्स में बेटा आपको कोएंजाइम मिल जाएगा। अब सोच लो अगर इसकी कमी हो गई तो कहाँ कहाँ और कितना कितना इफेक्ट आएगा बॉडी पे, सोचो, खुद सोचो बेटा। कोएंजाइम में कहाँ कहाँ सुना है? अरे 2 बार तो TCA से पहले ही आओ बेटा। PDH कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है? एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम। फिर इधर आओ बेटा, सक्सिनाइल कोएंजाइम। कौन सा? सक्सिनाइल कोएंजाइम। सिमिलरली बेटा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस अभी आपने पढ़ा नहीं, उसमें आता है HMG कोएंजाइम, HMG कोएंजाइम। फिर उस दिन हम पढ़ रहे थे शायद B7 या B9 इन ऑड चेन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। ऑड चेन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में या तो B7 लगता है, B9 लगता है, B9 लगता है। तो उसमें क्या आता है बेटा लास्ट में, जब वो 3 कार्बन बचते हैं क्या आता है? मेलोनिल कोएंजाइम। कौन सा? मेलोनिल कोएंजाइम। तो सोचो कहां कहां लग रहा है पेंटोथेनिक एसिड। इन एवरी सेकेंड रिएक्शन यू विल फाइंड इट दिस। भाई साहब देखो अच्छा पहले देखो, क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम एंड एसाइल कैरियर प्रोटीन। कौन से? एसाइल कैरियर प्रोटीन। एसाइल ग्रुप होता है ना, एसाइल ग्रुप कैरियर प्रोटीन्स, शॉर्ट फॉर्म ACP। ये भी बहुत रिक्वायर्ड होता है। Both of which are essential for various metabolic processes, including first one TCA cycle or Krebs cycle. Coenzyme is involved in conversion of pyruvate to acetyl coenzyme by pyruvate dehydrogenase, by pyruvate dehydrogenase। और बेटा इसका कोएंजाइम कौन सा लगता है? कौन सा लगता है? अभी पीछे पड़ा है क्या? क्या बोल रहा है त्रिपाठी? अरे कौन सा विटामिन लगता है इसके फंक्शन के लिए? कौन सा? B1, विटामिन B1। किसके लिए? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए। अच्छा PDH कॉम्प्लेक्स किस किसने पढ़ा है? PDH कॉम्प्लेक्स में बेटा 3 एंजाइम होते हैं और 5 कोएंजाइम्स। 5 कोएंजाइम्स। किस किस को नाम पता है? हाँ NAD is 1, yes NAD is 1, then TPP is 2, lipoic acid is 3rd, और बोलो FAD 4, 5वां। यहाँ बैठ के तुमको PDH कॉम्प्लेक्स बता रहे हो, ऑलरेडी 10 किलोमीटर पीछे हम छोड़ के आ चुके हैं, इतना आगे सिलेबस बढ़ गया, PDH कॉम्प्लेक्स पढ़े हैं। चलो देखो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। कौन सा? फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। कोएंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन एंड फैटी एसिड सिंथेसिस। फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है बेटा? मैंने बताया था ना, बीटा ऑक्सीडेशन। लाइक लेट अस से पार्मेटिक एसिड है, कितना? पार्मेटिक एसिड 16 कार्बन, लेट अस से 16 कार्बन। तो जब इसका बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? 2 कार्बन निकल जाएंगे मेन चेन से। कितने? 2 कार्बन। और क्या बनाएंगे? एसिटाइल कोएंजाइम। क्या बनाएंगे? एसिटाइल कोएंजाइम। पीछे कितने बचे? 14। फिर वापस उनमें से 2 निकलेंगे, एक और एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा और पीछे कितने बचे? 12 कार्बन की चेन। ऐसे ही बेटा बीटा ऑक्सीडेशन होता रहा स्टेप बाय स्टेप। फिर बेटा 10 बचेंगे, फिर 8, फिर 6, फिर 4। आखिर में जब 4 आ जाएंगे तो जब उनका बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो उस समय 2 एसिटाइल कोएंजाइम मिल जाएंगे। एक बार एसिटाइल कोएंजाइम मिल गए तो क्या होगा? TCA साइकिल। एसिटाइल कोएंजाइम में कहां जाएगा बेटा? सीधा TCA साइकिल। और ये देखो फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन यानी कि फैटी एसिड के ब्रेकडाउन में तो आपका लग ही रहा है पेंटोथेनिक एसिड, लेकिन बेटा सिंथेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस also require this thing vitamin B5, vitamin B5 or pantothenic acid. Then synthesis of cholesterol, steroid hormones and acetylcholine.
कोएंजाइम ए, मैंने बताया था ना बेटा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में लगता है HMG कोएंजाइम ए, इट इज द फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट इन दैट. रिमेंबर, 2 साइकिल्स बेटा बायोकेमिस्ट्री में बहुत दिमाग खराब करती है. फर्स्ट वन इज कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस. इट इज वेरी 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 पैथेटिक टू लर्न, इंपॉर्टेंट, याद करनी पड़ेगी. इवन पैथेटिक टू एक्सप्लेन एंड टीच, बिलीव मी. सेकेंड वन इज न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म और प्यूरिन pyrimidine, especially purine synthesis. That is interesting, but that is somewhat confusing. पता है क्यों? क्योंकि वो 8 या 9 मेंबर होते हैं ना बेटा प्यूरिन में, वो एक एक कार्बन एक एक नाइट्रोजन कहाँ से आ रहा है ना वो याद करना पड़ता है. Like carbon number 3 for example is coming from glycine. The nitrogen is coming from asparaginine. And which nitrogen, the 5th one or the 8th one? That is very confusing बेटा. ठीक है? या देखो, synthesis of cholesterol, steroid hormones and acetylcholine. Pantothenic acid is required for, vitamin B5 is required for cholesterol synthesis. For cholesterol synthesis. तो बेटा अगर बॉडी में पेंटोथेनिक एसिड की कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कोलेस्ट्रॉल की भी कमी हो जाएगी. किसकी? कोलेस्ट्रॉल की. कोलेस्ट्रॉल से अगर कोलेस्ट्रॉल की कमी होगी तो बेटा उसका इफेक्ट कहाँ आएगा? जहां जहां कोलेस्ट्रॉल का यूज होता है. कहाँ यूज होता है? फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज स्टेरॉइड हार्मोन्स. कोलेस्ट्रॉल से क्या बनता है बेटा? स्टेरॉइड हार्मोन्स. फॉर एग्जाम्पल कॉर्टिजोल. कॉर्टिजोल आपका पूरा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हैम्पर हो सकता है. योर कंप्लीट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कैन गेट हैम्पर, डिस्टॉर्ट हो सकता है बेटा एकदम. दूसरा बाइल सॉल्ट सिंथेसिस. सेकंड वन इज बाइल सॉल्ट सिंथेसिस. बेटा फैट डाइजेशन पे असर पड़ेगा. थर्ड वन इज क्या? वो इतना इफेक्ट सीधा नहीं आएगा. That effect is not that strict. The third one is beta myelin synthesis. हम जैसे हाथ ऐसा करते हैं, आपको क्या लगता है कि हमारी नर्व्स पे डैमेज नहीं हो रहा? सेल्स पे they are getting weird and teared. ऐसे ऐसे जब हम करते हैं, ठीक, that is being continuously repaired. That is being continuously repaired. हमें पता नहीं चलता, but that is continuously being repaired, especially in PNS. ठीक है? वो नर्व रीजनरेशन का मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी में आता है, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. फॉर दैट ऑल्सो बेटा कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड. कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड. एंड फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल हमें क्या चाहिए? पेंटोथेनिक एसिड. क्या चाहिए? रिमेंबर, कोई भी विटामिन हो, B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, विटामिन C, A, D, E, K, कुछ भी हो, लेट अस से विटामिन C. तो बेटा विटामिन सी से जो जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो बॉडी को वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा या कम मिलेगा. ठीक है? तो अब आपको सिर्फ इतना सोचना है कि वो प्रोडक्ट अगर कम मिलेगा तो उसका इफेक्ट कहाँ आएगा. दैट्स इट. और आपका पूरा क्लिनिकल ओवरव्यू रेडी हो जाएगा. जैसे बेटा विटामिन सी की कमी से हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन रुक जाती है. कौन सी रिएक्शन? हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन रुक जाती है, स्पेशली ऑफ कोलेजन. कोलेजन में बेटा आपके होता है ना प्रोलीन और सेरीन रेसिड्यूज, उनका हाइड्रोक्सिलेशन होता है विटामिन सी की मदद से. तो बेटा अगर विटामिन सी की कमी होगी तो उनका हाइड्रोक्सिलेशन रुक जाएगा. जो कोलेजन बनेगा वो डिफेक्टिव बनेगा. क्या बनेगा? डिफेक्टिव बनेगा, जिससे हमें स्कर्वी हो जाएगी. स्कर्वी. तो ये ऐसे आपको प्रिपेयर करना है ऐसे. ठीक है? इट इज नॉट रॉकेट साइंस. रिमेंबर, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पता है क्यों? क्योंकि बेटा ये डिस्प्रपोर्शनेट मार्क्स देता है तैयारी के अकॉर्डिंग. यस, अगर आपने वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बेटा पूरा अच्छे से पढ़ लिया तो आपके पास मेटाबॉलिज्म का एक ओवरव्यू आ जाएगा, एक कंप्लीट मेटाबॉलिज्म का. पूरा तो तैयार नहीं होने का, ये तो बेकार की बात है, बट एक ओवरव्यू आ जाएगा बेटा कंप्लीट मेटाबॉलिज्म का.
and it gives you disproportionate marks. 2 घंटे बेटा मेटाबॉलिज्म में लगाओगे तो शायद आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा. 2 घंटे इसमें लगा दोगे ना बेटा तो हो सकता है आपके 20 नंबर लग जाए. इसमें इतना पोटेंशियल है. आगे देखते हैं बेटा डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन. कोएंजाइम में पार्टिसिपेट इन फेज 2 कॉन्जुगेशन रिएक्शन सच एज एसिटाइलेशन. बेटा डिटॉक्सिफिकेशन के फेजेस होता है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3. कहां होता है? ज्यादातर लीवर में होता है. कहां होता है? इट इज मोस्टली डन इन लीवर. डिटॉक्सिफिकेशन इज मोस्टली डन इन liver, to a lesser extent in adrenal cortex, very lesser extent, but it does happens there. तो उसमें बेटा जो फेज 2 रिएक्शन होती है ना, कौन सी? फेज 2. वहां पे बेटा कोएंजाइम ए लग रहा है, वहां पे भी कोएंजाइम ए लग रहा है. Then what is the primary biochemical consequences of vitamin B5 deficiency? आपस में बातें नहीं बेटा. Biochemically, vitamin B5 deficiency leads to impaired energy metabolism. Deficiency affects the pyruvate dehydrogenase complex. कौन सा कॉम्प्लेक्स? क्यों? सोचो भाई, एसिटाइल तो बन जाएगा, कोएंजाइम में कहां से लाओगे? You need एसिटाइल कोएंजाइम में. You need एसिटाइल कोएंजाइम में बेटा, वो बनेगा ही नहीं if कोएंजाइम is deficit. ठीक है? And alpha ketoglutarate dehydrogenase leading to decreased ATP production. Alpha ketoglutarate dehydrogenase के बाद क्या बनता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम A. क्या बनता है? तो बेटा वो साइकिल वहीं रुक जाएगी. कौन सी साइकिल? TCS है, वो साइकिल वहीं रुक जाएगी. इसका मतलब एक तो एसिटाइल कोएंजाइम में आपका कम बन रहा है. क्यों? क्योंकि पेंटोथेनिक एसिड कम है, कोएंजाइम में कम है. दूसरा जो बन रहा है बेटा वो TCA साइकिल में यूटिलाइज भी नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि बेटा कोएंजाइम में कम है तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में भी नहीं है अब हमारे पास, इसलिए वो रिएक्शन आगे बढ़ नहीं पा रही है. अंडरस्टूड? देन this leads to decreased ATP production. This leads to decreased ATP production. This can contribute to hypoglycemia due to reduced gluconeogenesis and increased reliance on ketone bodies. बेटा इसीलिए हाइपोग्लाइसीमिया है, इसीलिए हाइपोग्लाइसीमिया है क्योंकि बेटा ग्लूकोज जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहा है बॉडी में. इट इज नॉट बीइंग प्रॉपरली यूटिलाइज्ड. व्हाई? क्योंकि बेटा कोएंजाइम में कम है. तो क्या है सबसे पहला इफेक्ट? पीडीएच कॉम्प्लेक्स में. किसमें? पीडीएच कॉम्प्लेक्स में. एसिटाइल कोएंजाइम में नहीं बन पा रहा है. उसके बाद बेटा दूसरा इफेक्ट कहां आ रहा है? टीसीए साइकिल में. ओके. देन dysregulated fatty acid metabolism, reduced activity of fatty acid synthase and beta oxidation enzymes leads to symptoms such as burning foot syndrome due to defective myelin synthesis and nerve dysfunction. जो मैंने आपको बताया था बेटा, इसको ध्यान से समझना. अगर कोएंजाइम में हमारी बॉडी में कम है, पेंटोथेनिक एसिड कम है, तो बेटा कोलेस्ट्रॉल का, किसका? कोलेस्ट्रॉल का और दूसरे इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स का सिंथेसिस कम होगा. सिंथेसिस कम होगा. अगर बेटा सिंथेसिस कम होगा तो माइलिन सिंथेसिस पे, किस पे? माइलिन शीथ सिंथेसिस पे या उसके प्रोडक्शन पे भी असर पड़ेगा. क्या पड़ेगा? असर पड़ेगा. इट विल बी डिक्रीज्ड. इट विल बी डिक्रीज्ड. तो बेटा जब डिफेक्टिव माइलिन सिंथेसिस होगा या कम होगा, कम माइलिन का सिंथेसिस होगा, तो हमको क्या होगा पता है? बर्निंग फुट सिंड्रोम. एंड व्हाई बर्निंग फुट सिंड्रोम? पता है क्यों? Because the damage to the nerves is more there. Why? Because it is bearing all our body weight. All our body weight. तो बेटा वहां पे वियर और टीयर होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए वहां पे थोड़ा माइलिन शीथ का सिंथेसिस भी हमें ज्यादा चाहिए होता है. समझ आई बात? जब बेटा डैमेज वहां पे ज्यादा है इसलिए वहां पे बर्निंग फुट सिंड्रोम मिलता है. इसलिए बर्निंग हैंड सिंड्रोम नहीं होता, बर्निंग फुट सिंड्रोम होता है. ठीक है? समझ आई बात? Is everyone got the point? Has everyone got the point? Good. Then neurotransmitter dysfunction. Impaired synthesis of acetylcholine results in neurological symptoms including paresthesia and autonomic dysfunction. Coenzyme A or pantothenic acid is required for neurotransmitter synthesis also.
neurotransmitter synthesis also. Important fact. Once again I'll tell you, it will be taught in physiology. पर बेटा इसको अभी सुन लो, क्योंकि अगर आप सुनेंगे तो ये चीज अच्छे से समझ में आएगी. बेटा न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन ये नहीं होता कि एक सेल से दूसरे सेल में आपको मैसेज ट्रांसफर करना है. ठीक, साइनेप्स के अक्रॉस आपको मैसेज ट्रांसफर करना है, सिर्फ इतना फंक्शन नहीं होता. अगर बेटा सेल में, स्पेशली न्यूरॉन में, न्यूरोट्रांसमीटर का अमाउंट कम हो जाए ना, क्या हो जाए, कम हो जाए, तो बेटा दैट एंड्स जो होता है ना, साइनेप्स पे जो एंड्स होते हैं वो डीजेनरेट होने लग जाता है. क्या होने लग जाता है, डीजेनरेट होने लग जाता है. अगर बेटा वो एंड्स डीजेनरेट होने लग जाएंगे तो जो साइनेप्स पहले इतना था, मान लो वो बढ़ के इतना हो जाएगा. अभी डीजेनरेट हो रहा है ना, अब वो साइनेप्स इतना हो जाएगा, इवेंचुअली इतना हो जाएगा, पूरा वो न्यूरॉन दोनों तरफ से डीजेनरेट हो गया, तो इतना गैप वो पार नहीं कर पाएगा फिर. ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर के दो काम होता है. फर्स्ट, टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द सेल, ऑल्सो इंटेग्रिटी ऑफ द सेल, स्पेशली न्यूरॉन. न्यूरॉन का अपना स्ट्रक्चर बना रहे, वो होता है ना बेटा साइनेप्टिक नॉब जो होती है, लास्ट में देखा ना बेटा, साइनेप्टिक नॉब जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होता है, वो डीजेनरेट हो जाता है अगर न्यूरोट्रांसमीटर का अमाउंट कम है सेल में. अगर न्यूरोट्रांसमीटर का अमाउंट कम है, मैसेज तो ट्रांसफर कर रहा है, वो तो है उसका फंक्शन, लेकिन बेटा सेल की इंटेग्रिटी बनी रहे, सेल अपना फंक्शन प्रॉपरली करता रहे, वो भी तभी होगा अगर न्यूरोट्रांसमीटर प्रॉपर अमाउंट में सेल में स्टोर्ड है. याद रखना, दिस वुड बी टॉट इन वेरी वेरी डिटेल इन फिजियोलॉजी. लेकिन बेटा आज ये फैक्ट याद रखना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, impaired synthesis of acetylcholine, ठीक, results in neurological symptoms like paresthesia and autonomic dysfunction. Okay, then reduced heme and steroid hormone synthesis leads to anemia and hormonal imbalances. क्यों? बोला था ना बेटा, पहला स्टेप हीम सिंथेसिस में क्या होता है, ग्लाइसिन प्लस सक्सेनाइल कोएंजाइम है. कोएंजाइम नहीं है तो बेटा हीम भी कहां से बनेगा, समझ आया? गुड. How does vitamin B5 deficiency contribute to patient symptoms of fatigue, irritability and burning sensation in his legs? देखो, fatigue और irritability क्यों है? Due to decreased ATP production from impaired TCA and fatty acid metabolism. बेटा TCA साइकिल और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में हैम्पर हो रहा है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है ATP प्रोडक्शन आपकी कम हो जाएगी. जब एनर्जी कम है तो फटीग ही होगा बेटा, और क्या होगा. Then reduced synthesis of steroid hormones, mainly cortisol, may lead to stress intolerance and irritability. Okay. Then burning sensation in legs, main reason is peripheral neuropathy due to impaired acetylcholine synthesis and defective myelin synthesis. दोनों कारण है बेटा, बर्निंग फुट के दोनों कारण है. पहला क्या है, क्योंकि बेटा माइलिन शीथ प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पा रही है, इसलिए नर्व इज गेटिंग डैमेज्ड. दूसरा बेटा एसिटाइल कोलिन भी आपका कम बन रहा है. क्या बन रहा है, कम बन रहा है, उससे सेल की इंटेग्रिटी पे भी असर पड़ रहा है. धीरे धीरे एसिटाइल कोलिन कम है, इसलिए सेल्स भी डीजेनरेट कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो डीजेनरेटिंग. क्योंकि एक लेवल में आपको न्यूरोट्रांसमीटर सेल में स्टोर करके रखना पड़ता है ताकि सेल भी अपने शेप में, अपनी इंटेग्रिटी में बना रहे. अगर वो कम होता चला जाएगा तो बेटा वो न्यूरॉन भी डीजेनरेट होता चला जाएगा. अंडरस्टूड? दिस इज मोर प्रोनाउंस्ड इन पीएनएस. ये इफेक्ट बेटा पीएनएस में ज्यादा दिखता है. किसमें? पीएनएस में. सीएनएस में भी होता है. जैसे पीकेयू में मेंटल रिटार्डेशन होता है ना बेटा, वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस कम होता है, तो वो धीरे होता है, वहां पे होता सीएनएस में भी है, लेकिन पीएनएस में ज्यादा होता है. कहां पे? पीएनएस में, यानी कि जो बाहर आपकी नर्व्स है. नाउ व्हाई डज दिस पेशेंट हैव माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया एंड इंक्रीज्ड यूरिनरी कीटोन्स? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको समझना अच्छे से. पेंटोथेनिक एसिड की कमी में बेटा हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हो रहा है, ये पूछा जाता है. Hypoglycemia results from impaired gluconeogenesis due to decreased availability of acetyl coenzyme. क्योंकि बेटा ग्लूकोनियोजेनेसिस आपका स्लो हो गया है या ड्यू टू डिक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम. आपको इतना बोलना है बस.
ये क्वेश्चंस पूछते हैं बेटा, ये वाला। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एक्सटर्नल। ये पूछता है एग्जामिनर। इंक्रीज कीटोन प्रोडक्शन अकर बिकॉज ऑफ फैटी एसिड अंडरगो बीटा ऑक्सीडेशन, बट लैक ऑफ कोएंजाइम में लिमिट्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन लीडिंग टू कीटोन एक्यूमुलेशन। फैटी एसिड्स बेटा, as per your previous performance, the production occurs because fatty acid undergo beta oxidation, but lack of coenzyme may limit complete oxidation. क्योंकि बेटा पेंटोथेनिक एसिड कम है। क्या कम है? पेंटोथेनिक एसिड। What happens? The fats cannot undergo complete oxidation. Cannot undergo complete oxidation. इसीलिए बेटा कीटोन बॉडीज एक्यूमुलेट होने लगती है। कीटोन बॉडी स्टार्ट्स टू गेट एक्यूमुलेट। तो दोनों रीजन मिले, क्यों हाइपोग्लाइसीमिया होता है और क्यों कीटोन बॉडीज बनते हैं। ये दोनों पूछे जाता है बेटा, याद रखो। डायग्नोस्टिक टेस्ट यू कैन लीड, इतना कोई वो नहीं होता। बर्निंग फुट सेंसेशन एंड टिंगलिंग इन द लोअर पार्ट ऑफ द लिम्स इज मोर देन कंक्लूसिव एविडेंस। ठीक है, ओके पढ़ो बेटा केस। नेक्स्ट, 45-year-old मेल विद हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक एल्कोहलिज्म। सारे शराबी आ रहा है इसलिए। विद इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन एंड डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन। अच्छा रिमेंबर, पेंटोथेनिक एसिड का अपटेक जो था उससे अल्कोहल का उस पे कोई इफेक्ट नहीं था। रिमेंबर, अल्कोहल किस किस को इफेक्ट कर रही थी? पेंटोथेनिक एसिड पे कोई इफेक्ट नहीं था। ठीक है। 45-year-old male with history of chronic alcoholism present with irritability, depression and difficulty in coordination. Difficulty in coordination. Upon further examination, he has peripheral neuropathy. Yes, peripheral neuropathy. His diet consists mainly of processed foods and lacks fresh vegetables. ये तो अस मूवमेंट हो गया। Laboratory investigation show elevated homocysteine level and decreased transaminase activity. बोलो बेटा डायग्नोसिस क्या होगा? त्रिपाठी रुक जा। अरे मुझे पता है इस बार पास नहीं हुआ था ना, हो गया था नहीं ना, मुझे पता है तू तैयारी कर रहा है अगली बार छलांग लगाने की, हो जाए, चिंता मत करो। 4 नंबर है बेटा बस ऊपर, इसको 14-15 करो। ठीक है, तो हमें भी थोड़ी खुशी हुई। 54 का 64। मंडल साहब पास होना अगली बार। ठीक है, नहीं तेरी कॉपी मैंने देखी थी, पता तेरी कॉपी पूरी देखी थी, तूने जितना लिखा था ना दैट वाज प्रॉपर। ये शुक्र है कि चल तूने 8 में 3 ही अटेम्प्ट किए, पर वो 3 प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके में लिखे हुए थे। दैट वाज गुड। बकवास ना लिखा करें आप लोग प्लीज कॉपीज में, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और शायद इसीलिए आप लोगों का वाइवा हो रहा है इस बार। हमारे में नहीं बची हिम्मत भाई कॉपीज चेक करने की। बोलो क्या डायग्नोसिस बनेगा इसका? विटामिन बी। क्यों? अच्छा B1 है, B2, B3, B5, ये तो B6 ही होगा। पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड बेटा it is elevated homocysteine level and decreased transaminase activity. Elevated homocysteine levels and decreased transaminase activity. देखो, what is the biochemical role of vitamin B6 play in neurotransmitter synthesis and how does its deficiency contribute to neurological symptoms? Please pay attention here बेटा, this is very important. B6 is very important. अगर आप मुझे कहे ना कि इनमें से इंपॉर्टेंट कौन से 2-4 तो मैंने आपको बताए थे, पर बेटा उनमें से भी अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट है इट इज B6 से क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो B6 इन द फॉर्म ऑफ पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट। बेटा कौन सा? पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट। बेटा B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन। ठीक, कौन सा? पायरोडॉक्सिन। लेकिन बेटा ये काम तभी करेगा एज यूजुअल बाकियों की तरह जब ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आएगा। और एक्टिव फॉर्म कौन सी? कोएंजाइम फॉर्म क्या है इसकी? पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट, और शॉर्ट फॉर्म फॉर PLP। बोथ आर करेक्ट। इज अ कोएंजाइम फॉर
decarboxylation reaction necessary for neurotransmitter synthesis. What is decarboxylation? Removal of carbon dioxide, CO2. Okay. For decarboxylation, what do we require? What do we require? अबे PLP. For decarboxylation reactions, we require PLP. क्या? PLP as cofactor or coenzyme, inactivated form. ठीक? PLP. अब देखो बेटा, ग्लूटामेट क्या है? What is glutamate? It is, अरे ग्लूटामेट क्या है? अरे अमाइनो एसिड है. क्या है? अरे ग्लूटामिक एसिड. शॉर्ट में उसको ग्लूटामेट लिख देते हैं. हे भगवान. इसका देखो बेटा डीकार्बोक्सिलेशन हो, क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि ग्लूटामेट से हम क्या हटा देंगे? हर्ष, क्या हटा देंगे? CO2. क्या हटा देंगे? CO2. तो देखो क्या बनेगा? गाबा. क्या बनेगा? गाबा. गामा अमाइनो अमाइनो ब्यूटारिक एसिड. क्या बनेगा? गाबा. गाबा वाया ग्लूटामेट decarboxylase. Glutamate decarboxylase. ओके. ग्लूटामेट से क्या बनेगा? गाबा वाया decarboxylase. और इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? PLP. क्या रिक्वायर्ड है? GABA is a very important neurotransmitter in CNS. In CNS. Remember. Then 5-hydroxytryptophan. इससे क्या बन रहा है? Serotonin. Affects your mood, your mental well-being. Okay? Serotonin. Then dopa. क्या बन रहा है इससे? देखो बेटा, dopamine. Dopamine. Via dopa decarboxylase. ठीक है त्रिपाठी? डोपा डीकार्बोक्सिलेज. हिस्टीडीन के डीकार्बोक्सिलेशन से क्या बनेगा? हिस्टामीन. क्या बनेगा? हिस्टामीन. कहां सुना है ये? यस. हिस्टीडीन से क्या बन रहा है बेटा? हिस्टामीन. ये सब चीजें याद रखना. ये सब चीजें कैसे बन रही हैं? With the help of PLP as cofactor. PLP, pyridoxal phosphate as cofactor. अब बेटा अगर आपको देखना है कि PLP की कमी से क्या असर पड़ता है बॉडी पे, How does lack of PLP affect in body? तो बस आपको इतना देखना है, डिकार्बोक्सिलेशन तो है, बस आप इतना देख लो. ग्लूटामेट से गाबा बन रहा है, ठीक नहीं बनेगा. तो गाबा की डेफिशिएंसी से क्या असर पड़ रहा है बॉडी पे? सीरोटोनिन की डेफिशिएंसी से क्या असर पड़ेगा? डोपामीन, हिस्टामीन, इनकी डेफिशिएंसी से क्या असर पड़ेगा और कितना पड़ेगा? इसका आंसर है जो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी को एक्सप्लेन करेगा कि B6 की डेफिशिएंसी से कहां असर पड़ेगा, जहां इनकी डेफिशिएंसी से असर पड़ेगा. ठीक है? Especially on your CNS, because majority of them are neurotransmitter. Majority of them are neurotransmitters. Okay? ये देखो, deficiency leads to reduced level of GABA, serotonin, causing irritability, depression and seizures. Irritability, depression and seizures. Explain how B6 deficiency leads to peripheral neuropathy at biochemical level. अब देखते हैं बेटा पेरिफेरल न्यूरोपैथी कैसे हो रही है. PLP is required for sphingolipid metabolism. कौन सा? स्फिंगोलिपिड. लिपिड्स पढ़ा? हो गया? नहीं हुआ? ठीक है.
It is a category there called sphingolipids. कौन से? Sphingolipids, which is essential for myelin sheath formation. Once again, myelin sheath formation नहीं हो रहा है in deficiency of PLP. In deficiency of PLP. Deficiency disrupts sphingomyelin synthesis, impairing nerve conduction and leading to neuropathy. Additionally, decrease neurotransmitter synthesis, or increase neurological deficits. Neurological deficits. Exacerbates neurological deficits. वही लाइन लिखी है बेटा जो पेंटोथेनिक एसिड में लिखी हुई थी. पता है क्या? एक तो माइलिन शीथ बन नहीं रही है. फर्स्ट वन इज माइलिन शीथ इज नॉट फॉर्मिंग, जिससे न्यूरोपैथी हो रही है. दूसरा बेटा न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कम बन रहे हैं. न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कम बन रहे हैं. और आपको पता हो गया है कि अगर किसी न्यूरॉन में न्यूरोट्रांसमीटर्स कम होते हैं, दैट मीन्स उस न्यूरॉन की इंटेग्रिटी पे भी फर्क पड़ने लग जाता है. दैट न्यूरॉन स्टार्ट्स टू डीजेनरेट. समझ आई बात? हालांकि ये वाला जो बेटा प्रोसेस होता है ना, ये फिजियोलॉजी में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन होता है, लेकिन आज पढ़ लो, एक आइडिया ले लो. नेक्स्ट केस बेटा, a 30-year-old female present with fatigue, weakness and pallor. Complete blood count revealed microcytic hypochromic anemia. Her dietary history indicates an inadequate intake of meat and legumes. Serum ferritin and iron levels are normal. It is a relatively थोड़ा सा confusing case. इसका आंसर देखो ना, it is B6 बेटा. ये देखो, B6 is a cofactor in delta aminolevulonic acid synthase. Remember? इसीलिए ये देखो, her dietary history indicates ये, अच्छा ये रहा ऊपर, microcytic hypochromic anemia. कौन सा? Microcytic hypochromic anemia. और डाइटरी हिस्ट्री देखो बेटा, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ मीट एंड लेग्यूम्स. और सीरम फेरेटिन एंड आयरन लेवल्स आर नॉर्मल. बताया था डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, B3 में बताया था, फेरेटिन लेवल्स नॉर्मल है. ठीक है. अब देखो बेटा, B6 इज अ कोफैक्टर फॉर डेल्टा अमाइनोलेवुलोनिक एसिड सिंथेज. क्यों हो रहा है बेटा एनीमिया यहाँ पे? क्योंकि ALA सिंथेज, कौन सा? ALA सिंथेज एंजाइम काम नहीं कर रहा है, जिसको B6 लगता है काम करने के लिए. क्या लगता है? B6. दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन हीम सिंथेसिस. क्या है? याद हो जाना चाहिए अब तक तो. ग्लाइसिन प्लस सक्सेनाइल कोएंजाइम इक्वल्स डेल्टा ALA. शॉर्ट में याद कर लो भी, डेल्टा ALA, फुल फॉर्म डेल्टा अमाइनोलेवुलोनिक एसिड. क्या लग रहा है इसमें बेटा? B6 लग रहा है. क्या लग रहा है? B6. और B6 को एक्टिवेट कौन सा विटामिन करता है? यस, गुड, B2. कौन सा? B2. The rate limiting enzyme in heme biosynthesis. Deficiency leads to impaired heme synthesis, resulting in microcytic hypochromic anemia despite normal iron levels. आयरन लेवल नॉर्मल है, B6 का लेवल कम है, इसीलिए माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो रहा है. Understood? Why is iron therapy ineffective in B6 deficiency related anemia? देखो, iron therapy is ineffective because the anemia is due to defective heme synthesis. बेटा जब हीम का सिंथेसिस नहीं हो रहा तो क्या ही हो जाएगा? आयरन कहाँ लाके जोड़ोगे? It does not fits into the equation well. हीम ही नहीं बन रहा. The lack of PLP-dependent ALA synthase activity limits the first step of heme formation, leading to reduced hemoglobin production. इसीलिए एनीमिया हो रहा है. A 55-year-old male with history of cardiovascular disease present with increased plasma homocysteine level. He follow a vegetarian diet and has been taking isoniazid for tuberculosis. His vitamin B12 and folate levels are normal. बेटा ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन. कौन सा? ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन रखा इसलिए है कि आप इसको एक बार देख लो. It is B6 बेटा. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, स्लाइटली ट्रिकी. ठीक, बट सच क्वेश्चंस आई फेल्ट कि आपको इनसे भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए. देखो,
Describe the role of B6 in homocysteine metabolism and how its deficiency can contribute to cardiovascular disease. इसको नोट कर लेना थोड़ा सा, मेन पॉइंट जो है बेटा से नोट कर. दिस इज इंपॉर्टेंट. PLP acts as coenzyme for cystathione beta synthase, which converts homocysteine to cystathionine in the transsulfuration path. In B6 deficiency, homocysteine accumulates, promoting endothelial dysfunction, oxidative stress, and an increased risk for atherosclerosis. Atherosclerosis. ये वाला पाथवे देखो, ट्रांससल्फरेशन पाथवे जो है ये डिसरप्ट होता है. कौन सा? ट्रांससल्फरेशन पाथवे. आगे PG करोगे या PhD वगैरह करोगे बेटा, उसमें बहुत काम आता है, याद कर लो. क्या पता कभी कोई केस मिल जाए बेटा, क्योंकि इनके विटामिन डेफिशिएंसी के केसेस भर के मिलेंगे, थोक के भाव मिलेंगे बेटा, इसलिए इन पे कमांड होनी बहुत जरूरी है. एक बार हो सकता है आपको शायद PKU का केस अपनी पूरी लाइफ में कभी ना मिले, हो सकता है. PKU का जो लोग त्रिपुरा में प्रैक्टिस करेंगे शायद उनको कभी देखने को भी ना मिले PKU का केस. इनके रोज 10 केस देखने को मिलेंगे बेटा, इसलिए इन पे कमांड थोड़ी ज्यादा रखिए. Then, why does isoniazid therapy predispose a patient to vitamin B6 deficiency? Vitamin B6 deficiency. देखो, isoniazid forms a complex with PLP. मैंने बताया था ना, या तो मेटाबॉलिज्म हैम्पर कर लेगी, कोई ड्रग अगर हम देते हैं, या हो सकता है वो किसी विटामिन के साथ कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर लेगा. क्या कर लेगा? कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर लेगा. एंड दैट कॉम्प्लेक्स कैन बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन और इन फीसेस एज सॉल्युबल कंपोनेंट. ठीक. This reduces the availability of PLP dependent enzymes, resulting in symptoms such as peripheral neuropathy and increased homocysteine levels. Okay, so this ends with today's